वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लाए हैं फिर से एनटी अभ्यास के सिलेक्टेड क्वेश्चंस। आपको मालूम है इतने टाइम से आप देख रहे हैं, पहली बार यदि चैनल पे आए हैं तो ये सीरीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप जेईई मेन का 4th अटेम्प्ट देने वाले हैं तो जरूर ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। आपकी जो तैयारी है इतने सालों से आपने की है तो इसमें 4 चांद जरूर लगेंगे, ये हमारा वादा है। वादा है। सबसे पहला सवाल हम कर रहे हैं यहाँ पे, एन अनबैंक्ड सर्कुलर हाईवे कर्व ऑन द लेवल ग्राउंड मेक्स अ turn of 90 degree. The highway carries the traffic at 108 km an hour and the centripetal force on a vehicle does not exceed 1/10 of its weight. What is the approximate minimum length of the curve in kilometer? आपको बताना है। तो 90 डिग्री का टर्न लिया जा रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि जो रोड का पार्ट है जहां पे हम टर्न ले रहे हैं वो एक सर्कल का पार्ट है और यहां से लेके यहां तक जो टर्न लिया जा रहा है, जो कर्व पार्ट है वो इतना है। ठीक, कोई भी व्हीकल जो आता है उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv² बाय r, वो 1/10 ऑफ इट्स वेट हो सकता है मैक्सिमम। तो आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जितना ज्यादा लगेगा उतनी ज्यादा स्पीड से वो क्रॉस कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 1/10 ऑफ इट्स वेट से वो एक्सीड नहीं कर सकता। तो यहां मैं लिखूंगा mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 1/10 ऑफ mg। तो g से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, v² की वैल्यू आपको मिल जाती है r के बराबर और स्पीड आपको दे रखी है 108 किलोमीटर आवर के बराबर है। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि इसको आप बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में। सो 108 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से 18/6, सो 30 मीटर पर सेकंड आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा 30 का स्क्वायर, यानी कि 900 मीटर आपको मिल जाता है रेडियस। तो आपको निकालना है क्या कि लेंथ निकालनी है उस कर्व की कितनी होगी। तो हमें रेडियस मिल चुका है इस कर्व का, तो मैं इस एंगल से मल्टीप्लाई कर सकता हूं रेडियस को। तो यहां से आप लेंथ निकाल सकते हैं कि रेडियस इनटू थीटा विच इज 90 डिग्री। तो आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 900 यानी 0.9 किलोमीटर और थीटा की जो वैल्यू है कितनी है π/2 के बराबर, π/2 के बराबर। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.9 से π/2। पाई की जो वैल्यू है वो है आपके पास 3.14। तो 3.14 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.9, इतना टाइम ले रहा है। तो एक अब 2 और 1 2 10 1 1.57 इंटू 0.9। तो आप देख सकते हैं कि 1.57 से थोड़ा सा कम हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 1.57 से थोड़ा सा कम है, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। सवाल ठीक था, ज्यादा ना मुश्किल ना ज्यादा आसान, तो 3 आउट ऑफ 5 इसे दिया जा सकता है। इसके बाद हम चले क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दिया है कार ए इज मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर एन आवर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ पे ये कार जो है मूव कर रही है। कार का नाम जो है ए है और स्पीड जो है इसकी 40 किलोमीटर एन आवर के बराबर, 40 किलोमीटर एन आवर। And another car B is moving with same speed along straight line 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ये दूसरी जो कार है वो 30 डिग्री ईस्ट से साउथ में मूव कर रही है, यानी कुछ इस तरीके से सेम स्पीड है तो 40 किलोमीटर an hour हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। आपसे पूछा गया है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम कार बी। कार बी के रेस्पेक्ट में कार ए का वेलोसिटी आपको बताना है, यानी VAB बताना है आपको किस तरफ होगा और कितना होगा VAB। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये VA माइनस VB के बराबर होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहां से कि A की जो वेलोसिटी उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए 40 cos 30 यानी कि 20√3 I कैप प्लस 20 J कैप, ये हो जाएगी A की वेलोसिटी और इसमें से माइनस करेंगे B की वेलोसिटी को तो आपको मिलेगा 20√3 I कैप और यहां मिलेगा आपको माइनस ऑफ 20 J कैप। तो आपको ये माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 40 J कैप के बराबर आंसर। सो 40 J कैप यानी 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ आपको ये मिलने वाली है स्पीड। सवाल जो है ये गलती से आ गया है बट डोंट माइंड इट, सवाल आसान है काफी। तो 2 आउट ऑफ 5 जो है इसे दिया जा सकता है।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों कुछ बातें मुझे बतानी है आपको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी। ठीक है ना। इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था, लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है ना। तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। ठीक है ना। तो डू इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों। बच्चों एक ऑफर और है, IIT जेई का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन। ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है। ठीक है ना। एज सुन एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। ओके। IIT जेई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों। अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है ना। जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है। समझ लीजिए आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे। ठीक। नेक्स्ट देखिए। ओके। क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट। बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं, जो कि 14 टू 15 अगस्त को होना है। ठीक है ना। और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा, जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है। ठीक है बच्चों। इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा। ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 1 टू 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा। और अगर आप 11 टू 15 रैंक में आते हो तो आपको आईफोन 12 मिलेगा। और 15 से लेके, यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा। 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेजॉन के वाउचर्स भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं, क्योंकि पूल अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है कि थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और वो थिन है। इट एक्ट्स लाइक अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर when silvered on its plane surface. The refractive index of the material of the lens is 1.5. Then the radius of curvature of the convex surface of the lens will be equal to. तो यदि इसको यहां से सिल्वर कर दिया जाता है तो हमें क्या मिलता है कि ये एक मिरर की तरह बिहेव करता है, और कौन के मिरर ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर के बराबर। तो देखिए फोकल लेंथ मिरर की 0.2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको यहां से मिल जाएगा फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे फॉर्मूला लगा सकता हूं कि 1 अपॉन एफ टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अपॉन FL focal length of this plano convex lens minus 1 upon FM। तो देखिए मिरर जो है प्लेन मिरर है बेसिकली, तो प्लेन मिरर कहलाएगा। तो इस प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो गई, इनफाइनाइट के बराबर। तो ये इनफाइनाइट फोकल लेंथ है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। आपको यहां से मिल जाता है FL इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ टोटल। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 40 सेंटीमीटर। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। अब इसमें लेंस में का फॉर्मूला लगा सकता हूं, दैट 1 अपॉन 40 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 into 1 upon r minus 1 upon infinity।
तो म्यू जो है 1.5 के बराबर है, 1.5 माइनस 1 इज 1/2। सो ये आ जाएगा आपके पास 20, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 के बराबर। तो हमारा आंसर 0.2 मीटर आप लिख सकते हैं। सवाल काफी आसान था, तो इसे 3 आउट ऑफ 5 जो है आप दे सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है कि एक ब्लॉक है, 2 kg मास है उसका, with a semicircular track of radius this much meter rests on a horizontal frictionless surface। यानी कि ये जो ब्लॉक है रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, यानी कि यहाँ पे म्यू की जो वैल्यू है 0 के बराबर है। A uniform cylinder of radius this much and mass this much is released from rest from the top point A। The cylinder slips on semicircular frictionless track। ये जो ट्रैक है यहाँ पे फ्रिक्शन जो है 0 के बराबर है, तो ये स्लिप होता है। देखिए इस बॉल के और इस ट्रैक के बीच में यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये रोल नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ ट्रांसलेट हो सकता है, बिकॉज रोल होने के लिए इसके पास टॉर्क होना चाहिए और टॉर्क सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इंसाइटफुल है कि ये बॉल इसके ऊपर रोल नहीं करेगी, ये सिर्फ ट्रांसलेट होगी, और सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है दोनों सरफेसेस के बीच में। तो बताइए कि जब ये बॉटम पे पहुंच जाएगा बी पर, तो इस ब्लॉक की स्पीड बतानी है आपको कितनी होने वाली है। तो देखिए ये जो बॉल है जब ये यहां पर पहुंचेगी तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी इस ब्लॉक के ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो है इस तरफ आएगा हमेशा। तो मैं कह सकता हूं इस ब्लॉक की जो स्पीड है वो होने वाली है लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये जो बॉल है वो रही होगी आगे की तरफ। सबसे पहले मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं यहां से लेके यहां तक, जब बॉल यहां पहुंच जाती है, मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने वाला हूं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा आपके पास, mg कैपिटल R माइनस R स्मॉल mg R माइनस R इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v1 स्क्वायर। मैं इसकी स्पीड मान लेता हूं, यहाँ पे आके v1 हो जाती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये जो आपका ये ब्लॉक है इसकी स्पीड हो जाती है v2 के बराबर लेफ्ट डायरेक्शन में। तो स्मॉल m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू कैपिटल M इंटू v2 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये है 1 kg के बराबर 1 इंटू 10 इंटू 1 मीटर माइनस 0.1 मीटर, 1.1 माइनस 0.1 तो आपके पास ये 1 मीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू मास है 1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू v2 स्क्वायर। तो 2 से मर गया 2, और यहाँ मिल जाएगा आपको 10, और ये मिल जाएगा आपको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20। So it's v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का 2, ये मिल जाएगा 20 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात मैं कह सकता हूं पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं। तो पहले मोमेंटम 0 के बराबर है, बाद में मोमेंटम है छोटी बॉल का आगे की तरफ और बड़ी बॉल का पीछे की तरफ। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू 1 इंटू v1 प्लस 2 इंटू माइनस v2, और ये आपको यहां से मिल जाता है v1 इज इक्वल टू 2v2। हमें निकालना क्या है, अल्टीमेटली हमें v2 निकालना है। हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द ब्लॉक, v2 की वैल्यू निकालनी है। तो इस दोनों इक्वेशंस में से v2 को एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहां से मैं v1 को एलिमिनेट कर दीजिए, तो v1 की वैल्यू 2v2 यहां पे रख दीजिए, ये वैल्यू यहां रख दीजिए, v1 की वैल्यू v2। तो आपको मिलेगा 20 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर यानी कि 4v2 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलेगा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 20/6 यानी कि 10/3। तो v2 की वैल्यू आपको मिल जाती है √10/3 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो आंसर आ जाएगा आपके पास √10/3 मीटर पर सेकंड के बराबर। सवाल अच्छा था, से आप आराम से 4 आउट ऑफ 5 दे सकते हैं, 4 आउट ऑफ 5 दे सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास ये है कि एक कंडक्टर वायर है कैरिंग करंट I is placed symmetrically and placed to a long conducting sheet having a current per unit width J0 and width D as shown in figure. The force per unit length on the conductor wire will be equal to। तो ये डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनाया गया है, मतलब इसमें इतना आपको शायद क्लियर ना हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये डायग्राम किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे मैं एक शीट लेने वाला हूं। आप समझिए कि यहाँ ये एक शीट है करंट, जिसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है, ये शीट है।
और इसमें ढेर सारे वायर्स लगे हैं इस तरीके से ढेर सारे वायर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और उन वायर्स में करंट जो है फ्लो हो रहा है। शीट का जो विड्थ है वो डी के बराबर है और करंट पर यूनिट विड्थ जो है जे नॉट के बराबर है। यानी कि एक यूनिट विड्थ की बात करें, यानी कि मैं मान लीजिए 1 सेंटीमीटर पार्ट की बात कर रहा हूं, तो 1 सेंटीमीटर पार्ट में से जो टोटल करंट जा रहा है वो वैल्यू आपको दे रखी है जे नॉट के बराबर। इस शीट के ऊपर h हाइट पे एक वायर रखा हुआ है, तो आपको बताना है कि वायर की यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगा रही होगी ये आपकी जो शीट है। तो हमें सिर्फ इतना मालूम है कि एक दो वायर्स होते हैं, तो वायर्स की वजह से जो फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में लगता है और कितना होता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ दो वायर्स का आपको मालूम है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 i2 d 2i1 i2 डिवाइड बाय d, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम निकालते हैं कि टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ इस शीट की वजह से कितना होगा। तो मैं यहां से व्यू जो है दिखा रहा हूं आपको, यहां से देख रहे हैं साइड से। तो ये हमारे पास शीट है जी, शीट में करंट मान लेता हूं अंदर की तरफ है, शीट में करंट अंदर की तरफ बह रहा है और यहां पर एक वायर है और वायर में भी करंट अंदर की तरफ बह रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ आई नॉट जे नॉट जो है वो भी इस तरफ है, आई जो है वो भी इस तरफ है, करंट इसमें है आई, इसमें जो करंट डेंसिटी है करंट पर यूनिट विड्थ वो जी नॉट के बराबर है। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इसकी हाइट जो है कितनी हो जाएगी h के बराबर क्वेश्चन में दी हुई है। यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लेता हूं, एक एलिमेंट लेता हूं छोटा सा जिसका विड्थ है dx के बराबर। तो ये एक वायर है, ये एक दूसरा वायर है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है और हम जानते हैं कि सेम डायरेक्शन में जो वायर हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट? अट्रैक्ट करते हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है आई एल क्रॉस बी, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, सही बात है। तो ये और ये इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर मैं फोर्स दिखा सकता हूं, इस तरफ लगेगा डी एफ के बराबर, डी एफ बाय एल। फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूं, डी एफ की बात कर रहा हूं, डी एफ कह दीजिए इसे, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन दिस कंडक्टर ड्यू टू दिस छोटा सा एलिमेंट। बिल्कुल सिमिलर जो है यहाँ पे एक एलिमेंट ले सकते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे और विड्थ dx का एक और एलिमेंट ले सकते हैं और इस वायर की वजह से इस पर फोर्स लगेगा df के बराबर। ये एंगल मान लीजिए थीटा के बराबर, ये एंगल भी होगा थीटा के बराबर। तो df का ये कंपोनेंट जो है df sin थीटा और ये जो कंपोनेंट है df sin थीटा वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और जो df cos थीटा है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। सो 2df cos थीटा आपको नेट फोर्स मिलेगा इस वायर के ऊपर पर यूनिट लेंथ ड्यू टू दीज टू एलिमेंट्स। इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से इतना हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ मिलने वाला है। तो इसको मैं लिख लेता हूं। सो नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन दिस वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स df इंटू cos थीटा। 2 df की वैल्यू लिखूंगा तो आ गया आपके पास फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स I1 I2 J नॉट इंटू dx। ये हो गया इसमें करंट, ठीक है, बिकॉज करंट पर यूनिट विड्थ में मैंने विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमें करंट मिल गया इसमें और डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर्स। तो ये हाइट है h, ये हाइट है x, तो x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट आपको मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहां बात करें थीटा की, थीटा कैसे निकाल सकते हैं कि ये ट्राइंगल देखिए आप, ये वाला ट्राइंगल आप देख सकते हैं, इस ट्राइंगल में ये जो है h है, ये एंगल है थीटा, ये आपके पास है x के बराबर, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो h अपॉन h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा नेट इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से, दो एलिमेंट्स की वजह से। अब यहां पे आप इसे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ, df नेट को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा। अब लिमिट देखिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे लिमिट लेके क्या लगाएंगे, मैं लगाऊंगा यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेके d/2 तक, x की वैल्यू 0 से लेके d/2 तक मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ। d/2 तक क्यों लगाई इसे,
क्योंकि मैं ऑलरेडी दो एलिमेंट्स की वजह से फोर्स निकाल रहा हूं, तो मुझे सिर्फ एक साइड के एलिमेंट्स को कवर करना है, दूसरे वाले ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल लीजिए, 2 और 2 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ है म्यू नॉट आई जे नॉट एच, सो म्यू नॉट आई जे नॉट एच, नीचे हमारे है पाई, ऊपर बचा है dx, नीचे बचा है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखें इसे तो अच्छा लगेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से लेके d/2। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन बन रहा है tan इनवर्स वाला, तो यहां लिखूंगा मैं 1/h tan इनवर्स x अपॉन h, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा 0 से लेके d/2, इसमें लिमिट लगा देंगे, और बाहर जो है ये तो रखा ही है ऑलरेडी, म्यू नॉट आई जे नॉट एच डिवाइडेड बाय पाई, h से मर गया h, तो आपको मिलता है म्यू नॉट जे नॉट आई बाय पाई tan इनवर्स d/2h माइनस tan इनवर्स 0 विच इज 0। तो ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, म्यू नॉट जे नॉट आई बाय पाई, म्यू नॉट जे नॉट आई, म्यू नॉट जे नॉट आई, म्यू नॉट जे नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई। तो ये तो गलत हो गया, और अंदर आएगा आपके पास tan इनवर्स d/2h, इसका मतलब ए ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट है, तो यही आपका आंसर है। यही हमसे पूछा गया था, सवाल अच्छा था, इतना आसान भी नहीं था, तो इसे आप कह सकते हैं कि दिस इज 5 आउट ऑफ 5 जो है, इसे कहा जा सकता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई मेन क्वेश्चन, जेईई मेन पेपर। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है कि एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड, एक अनचार्ज कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है कितना, 4 माइक्रोफैरड के बराबर, एंड रेजिस्टेंस 2.5 मेगा ओम के बराबर, कनेक्टेड इन सीरीज 12 वोल्ट बैटरी। तो यहां लगा दीजिए आप एक रेजिस्टर, यहां लगा दीजिए आप एक कैपेसिटर, और यहां पे लगा दिया आपने एक बैटरी, बैटरी का ईएमएफ ई मान लेते हैं, t बराबर 0 पे ये कनेक्ट कर दिए जाते हैं। फाइंड द टाइम इन सेकंड्स आफ्टर व्हिच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ रिलेशन हमें दिया हुआ है, तो हमें वही टाइम निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये जानता हूं कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो हम निकाल सकते हैं। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज किसी भी टाइम इंस्टेंट पे निकाल सकता हूं, Q इज इक्वल्स टू मैक्सिमम चार्ज Q नॉट विच इज CE 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t बाय RC। ये होता है हमारे पास चार्ज। इस चार्ज को यदि हम डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको करंट मिल जाएगा। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको करंट मिलेगा I इज इक्वल्स टू dq/dt। डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे CE, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा 1/RC और e रेज टू द पावर माइनस t बाय RC। तो यहाँ से C कैंसिल आउट हो गया, और आपको मिल जाता है I इज इक्वल्स टू E बाय R e रेज टू द पावर माइनस t बाय R। ये हमें करंट मिल गया, हमें यहाँ पे चार्ज मिल गया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, Q बाय C के बराबर है। तो किसी भी एक इंस्टेंट पे मान लेता हूं t बराबर d पर, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है Q बाई C के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR के बराबर है, सो 3 टाइम्स I इंटू R में यहाँ पे लिख सकता हूं। बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो Q की वैल्यू जो है CE के बराबर है, CE डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू 3 टाइम्स I की वैल्यू कितनी है, E बाय R e रेज टू द पावर माइनस t बाय टाउ, या t बाय R से लिख सकते हैं, और इंटू 3 इंटू I इंटू R हमें लिखना है यहाँ पे। तो R से R कैंसिल आउट हुआ, C से C कैंसिल आउट हुआ, E से E कैंसिल आउट हुआ, तो आपको मिल जाता है t e रेज टू द पावर t बाय RC इज इक्वल टू 3 आपको यहाँ मिल जाता है। दोनों तरफ log ln ले लीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा आपको ln 3 इज इक्वल्स टू t बाय RC, तो t मिल गया आपको RC ln 3। सारी वैल्यू जो है आपको पुट करनी है, ln 3 की जो वैल्यू है
ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मैंने किया है। यहाँ पे मैंने इसको CE1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय RC नहीं लिखा है, तो यहाँ पे इसको रब करिए, थोड़ा सा दोबारा करेंगे इसको। तो यहाँ मुझे लिखना है Q बाई C, Q की वैल्यू जो है वो है CE1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय RC। ओके, और ये है आपके पास नीचे डिवाइडेड बाय C, Q की वैल्यू है आपके पास C के बराबर, CE1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय RC, और C की वैल्यू जो है C के बराबर है इज इक्वल टू 3 टाइम्स I इंटू R इंटू I की वैल्यू जो है वो E बाय R इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय RC के बराबर है। ठीक है, अब सही लिखा है, एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया, C से C कैंसिल आउट हो गया, E से E कैंसिल आउट हो गया, तो आपको यहाँ मिलता है 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय RC इज इक्वल टू 3 टाइम्स ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय RC। तो इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1/4 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय RC, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो मिल जाएगा ई रेज टू द पावर टी बाय RC इज इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ ln लेंगे तो आपको मिलेगा t अपॉन RC इज इक्वल टू ln4, ये मिल जाएगा आपको 2ln2, तो यहाँ से t की वैल्यू मिल जाती है 2RC ln2 के बराबर, 2RC ln2 के बराबर आपको ये मिल जाता है रिजल्ट। सो दो R की वैल्यू है 2.5 मेगा ओम, सो 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 ओम, और यहाँ पे C की जो वैल्यू है 4 माइक्रोफेरेड, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फेरेड, और यहाँ पे ln2 लिखा है, ln2 की वैल्यू 0.693, 0.7 में ले लेता हूँ इसको अप्रोक्सीमेटली। सो माइनस 6 से ये पावर 6 जो है कैंसिल आउट हो गई है, ये 2.5 इंटू 2 ये आएगा 5, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 0.7 कितना आ गया आपके पास, ये 1/4 सेकंड के बराबर आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। तो आंसर हमारा 1/4 जो है आपको मिल जाएगा, और हमने 0.7 लिख लिया था इसलिए हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। आप 0.693 रखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। ठीक है, सवाल ठीक था, गलती हमने भी कर दी, लेकिन ठीक है। तो सवाल को आप कह सकते हैं कि 4 आउट ऑफ 5 है, इसमें गलती के चांसेस कहाँ कहाँ है देखिए, कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब एक गलती हो सकती है, और एक गलती जो हमने करी वो हो सकती है। ठीक है, तो यही है इसमें, ठीक था सवाल। इसके बाद हमारे चैनल पे ये 3 प्लेलिस्ट हैं, एक हमारे पास NTA अभ्यास के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे करवाए हुए हैं, तो जरूर यहाँ पे चेकआउट कीजिए इस प्लेलिस्ट को। HC वर्मा यदि करना चाहते हैं किसी चैप्टर की, तो HC वर्मा जो है आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं चैप्टर्स के, रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, सेंटर ऑफ मास, और पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है यहाँ पे सॉल्व करवाया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली। उसके बाद यहाँ पे क्रैश कोर्स है, यदि आप जेईई मेन के एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ना चाहता हूँ, या इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पढ़ना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो ये जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ज़रूर चेकआउट कीजिए इन सारी वीडियोज़ को, और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, बिकॉज लाइक आप ज़्यादा करेंगे तो हमारी वीडियो जो है और भी ज़्यादा लोगों तक पुश करता है वो हमारी वीडियोज़ को। सो दैट हेल्प्स अस grow fast and better. That's it for today. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.